हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बहुत बढ़िया तो होंगे ही सही। और तैयारी भी मस्ती चल रही होगी यार। और उसी तैयारी में चलिए एक सेगमेंट और जोड़ते हैं अपन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसी दौरान उसी टॉपिक को अपन डिस्कस करने वाले थे, डाइजेशन ऑफ फूड को देखते हैं क्या होता है डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ जनरल बातें डिस्कस अपन कर चुके थे। अगर मैं बात करूं डाइजेशन ऑफ फूड में डाइजेशन की, तो कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मटेरियल्स का सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में। रोटी अपन ने खाई, एज इट इज वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती बेटा, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मटेरियल है, उसको कन्वर्ट किया बेटा अपन ने किसमें? सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म में। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रोसेस। कुछ मैकेनिकल प्रोसेस इसमें होती हैं, जैसे कि मैस्टिकेशन जिसको अपन चीविंग कहते हैं, डिग्लूटिनेशन जिसको अपन स्वेलोइंग कहते हैं बेटा, पेरिस्टालसिस जो कि ईसोफेगस के अंदर होता है नीचे की तरफ। और मैं तो कहता हूं ईसोफेगस से लेकर बेटा एनस तक पेरिस्टालसिस ही चलता रहता है। वेव लैग मूवमेंट ऑफ फूड बोलस थ्रू गट बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। पूरी गट ईसोफेगस से लेकर एनस तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है बेटा। स्वेलिंग ओनली कहां से होगी बेटा? बात करें अपन सिर्फ माउथ से लेकर नीचे की तरफ, और मैस्टिकेशन तो सिर्फ बकल कैविटी के अंदर ही होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। इसी दौरान अगर अपन बात करें कि डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन किस किस का, अब ये देखने जा रहे हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ चुका है कि किस कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का डाइजेशन कहां कहां किस किस जगह किस किस एंजाइम के थ्रू किस किस फॉर्म में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा मेरा बच्चा। एक एक चीज ध्यान से सुनूंगा। आसान भी बहुत है, बहुत आसान है, बस कंसंट्रेशन अपन को जमा के रखनी है यहाँ पे। ओनली स्टार्च का डाइजेशन होता है बेटा बकल कैविटी के अंदर, और किसी का डाइजेशन नहीं होता। और वो भी कितना? ओनली 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिन। एंजाइम का नाम है बेटा टाइलिन, या सलाइवरी अमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है बेटा। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, उसको डाइसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे अपन। तो डाइसेक्राइड क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइसेक्राइड को पॉलीसेक्राइड में पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर बेटा? बकल कैविटी के अंदर। स्टार्च की बात कर रहा है वो टाइलिन एंजाइम के थ्रू। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। पीएच याद रखेंगे बेटा, एल्कलाइन में स्लाइटली एसिडिक पीडीएम जो है उसमें, और माल्टोज और आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स के अंदर तोड़ दिया जाता है, जो कि एक डाइसेक्राइड से बेटा। अगर अपन बात करें कि डाइजेशन ऑफ स्टोमक के अंदर किस किस का डाइजेशन होता है बेटा? स्टार्च 30% तो डाइजेस्ट हो ही चुका है, बाकी का डाइजेशन उसका कहाँ होना है? अभी तो प्रोटीन और फैट तो पूरे ही बाकी हैं। स्टोमक जो है 4 से 5 घंटे तक खाने को स्टोर कर रखता है, जो कि अपन ने च्यू कर लिया था। गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करता है, चर्निंग मूवमेंट्स करता है बेटा, इस तरह से घुमा घुमा के चर्निंग मूवमेंट्स करता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक पेस्टी, जिसको अपन काइम कहते हैं बेटा, क्योंकि वहां पे HCl है, पीएच उसका 2, और बेटा वहां पे एसिडिक काइम बन जाता है। स्टोमक के अंदर एसिडिक काइम बन जाता है। और क्या क्या रिएक्शंस वहां पे हो रही हैं, कौन कौन सी एंजाइम वहां पे काम कर रही हैं? बात करें कि प्रो एंजाइम वहां पे रिलीज हुई थी बेटा, पेप्सिनोजन हुई थी, है ना। और बात करें कि प्रो रेनिन वहां पे रिलीज हुआ था, तो 2 प्रो एंजाइम्स वहां पे रिलीज हुई थी। अब वो HCl के माध्यम से प्रो एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। पेप्सिनोजन HCl की वजह से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस पेप्सिन की वजह से जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे बेटा पेप्टॉन्स के अंदर। प्रो रेनिन जो है वो HCl की वजह से रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही रेनिन मिल्क प्रोटीन जो बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर जो मिल्क प्रोटीन है उसको पैराकेसिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वो पैराकेसिन कैल्शियम +2 की हेल्प से, कैल्शियम पैराकेसिनेट जिसको अपन कर्ड कहते हैं या कर्लिंग ऑफ मिल्क कहते हैं बेटा, वही कैल्शियम पैराकेसिनेट फिर पेप्सिन फिर एक्ट करेगी और पेप्टॉन्स के अंदर उसको तोड़ देगी बेटा। ये सिर्फ इन्फेंट के अंदर होती है ये प्रोसेस, जो रेनिन, पैराकेसिन, कैल्शियम पैराकेसिनेट और पेप्टॉन्स जो बनते हैं ये सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर होती है। बड़ों के अंदर, एडल्ट के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती। एडल्ट के अंदर सिर्फ ये प्रोसेस होती है। तो वहां पे पेप्सिनोजन ने काम किया। और बात करें कि प्रोटीन का डाइजेशन वहां पे शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, ये नहीं कहा कि खत्म कर दिया है, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है ना, सिर्फ डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है अभी प्रोटीन्स का। द गैस्ट्रिक लाइपेज हाइड्रोलाइजेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स। गैस्ट्रिक लाइपेज जो वहां पे मौजूद है वो भी कुछ लिपिड्स को कन्वर्ट कर देती है बेटा, हाइड्रोलाइज कर देती है।
अगर अपन बात करें डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होना है, चाहे वो कार्ब हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो विटामिन हो, कंप्लीट डाइजेशन जो होना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होना है। और एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होना है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होना है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चाहे वो फूड की बात कर दिया उसने, वो कार्ब भी बोले तो भी वही है, प्रोटीन बोले तब भी वही है, आंसर सबका क्या चला जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाएगा। इसमें अब जो एसिडिक काइम है बेटा, जो स्टोमक में एसिडिक काइम था वो पाइलोरस से होता हुआ अब ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो चुका है, और वो किससे मिलेगा बेटा, सकस एंटेरिकस से मिलेगा। पेनक्रेटिक जूसेस जो कि ड्यूडेनम के अंदर डाले जा रहे हैं, और बाइल जूस वो भी ड्यूडेनम के अंदर ही डाला जा रहा है। तो पेनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, और बात करें सकस एंटेरिकस जो इंटेस्टाइन के जूस है और उनके अंदर जो एंजाइम्स है, इनके बेटा इन जूसेस के अंदर एंजाइम्स ही तो हैं, वो तोड़ेंगे उन सारी चीजों को। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर मेजर डाइजेशन होने जा रहा है। मेजर डाइजेशन जो होता है बेटा, या मैं कहूं कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ही हो जाता है। इलियम और जेजेनम ये एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं बेटा। पेनक्रेटिक जूस और बाइल जो है ड्यूडेनम में चले जाते हैं हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू, ये अपन देख चुके थे पिछली क्लास में। अब कौन कौन सा डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सबसे पहले बाइल जूस की बात करते हैं। वो क्या काम करेगा, वो इमल्सिफिकेशन करेगा बेटा, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू मिसेल्स और टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो फैट है उनको मिसेल्स या टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इसकी वजह से लार्ज सरफेस एरिया वहां पे मिल जाता है। लाइपेज जो कि एक एंजाइम है पेनक्रेटिक जूस की, उसको काम करने का अवसर मिलता है, और बाइल जूस उस लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है जो कि पेनक्रेटिक जूस के अंदर थी, उस लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने के बाद फैट के डाइजेशन में वो लाइपेज एंजाइम फैट को जो है मिशेल्स के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब उसी पेनक्रेटिक जूस की अपन बात करें तो उसके अंदर पेनक्रेटिक अमाइलेज जो है कि अमाइलोप्सिन के नाम से जानी जाती है, वो हाइड्रोलाइज करती है। जो 30% स्टार्च बकल कैविटी के अंदर हो चुका था, स्टोमक में उसका कोई डाइजेशन नहीं हुआ, वो डायरेक्टली कंप्लीट कहाँ पे डाइजेस्ट आके हुआ बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमाइलोप्सिन या पेनक्रेटिक अमाइलेज ने वो जो स्टार्च है, बाकी का जो 70% स्टार्च है, उसको डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसी हेल्प से, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रेंस के रूप में। तो अब पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो चुका किसका, कार्ब का कंप्लीट डाइजेशन कहां पे हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया। 30% वहां उधर, 70% यहां हो गया। अगर अपन बात करें एंटेरोकाइनिन की, ठीक है, एंटेरोपेप्टाइडेज जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बेटा, वो ट्रिप्सिनोजन जो है उसको ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब वो ट्रिप्सिन बाकी फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में कर देगी, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को वही ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कर देगी। अब ये एक्टिव हो चुकी है। ये एक्टिवेट एंजाइम अब क्या करेंगी, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो तोड़े गए थे पहले, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था स्टोमक के अंदर, उसको बेटा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज मिलकर डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगी। तो प्रोटीन का डाइजेशन तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, खत्म हो गया। फैट की बात करें तो लाइपेज जो है वो डाइग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड से बेटा फिर एक्ट करेगी और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं। स्टोमक ड्यूडेनम के अंदर भी बताया मैंने, आइसोमाल्टोज, माल्टोज, अल्फा डेक्सट्रेंस में आ चुका है। बात करें अपन फैट, सॉरी प्रोटीन्स डाइपेप्टाइडेज फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं। फैट सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं, मोनोग्लिसराइड से। न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं बेटा, तो न्यूक्लियसेस एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। पर अपन बात करें आगे की तरफ तो इंटेस्टाइनल जूसेस अभी और काम करेंगे बेटा। एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स। अब जो डाइपेप्टाइड्स है उनको और तोड़ा जाएगा और अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाइपेप्टाइडेज हेल्प के थ्रू। ये जो डाइपेप्टाइडेज है बेटा, ये सब इंटेस्टाइनल जूसेस के एंजाइम्स हैं। डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, अब हम जो सब देख रहे हैं ये इंटेस्टाइनल के एंजाइम्स हैं बेटा। याद रखेगा मेरा बच्चा, पेनक्रेटिक में कौन सी थी, पेनक्रेटिक में जो थी वो ट्रिप्सिन की बात हुई थी, फिर ट्रिप्सिन को जो है ट्रिप्सिनोजन की बात हुई थी, काइमोट्रिप्सिनोजन की बात हुई थी, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात हुई थी पेनक्रेटिक जूस के अंदर, और उसको बेटा कन्वर्ट कर दिया गया था वहां पे किसके थ्रू, बात करें वहां पे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया गया था, काइमोट्रिप्सिन में, और फिर वो प्रोटीन का डाइजेशन करने में तीनों एंजाइम्स हेल्प कर रही थी। बाकी अब काम आ चुका है फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना है इंटेस्टाइनल जूसेस या सकस एंटेरिकस के एंजाइम्स को बनाना है। डाइपेप्टाइडेज जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगी डाइपेप्टाइड्स को। माल्टेज जो है वो माल्टोज को 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगी। लैक्टोज शुगर को लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगी। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगी। न्यूक्लियोटाइजेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देगी। यही न्यूक्लियोसाइड्स में फिर वापस न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगी और शुगर और नाइट्रोजन बेसेज में एक्ट कर देगी बेटा उनको। डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स को वापस लाइपेजेस, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो एंड प्रोडक्ट बन चुके हैं सबके, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, जो
जो भी शुगर अपनी बॉडी में सबका एंड प्रोडक्ट बन चुका है अपने सामने। फुल्ली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड एंड अल्कलाइन फूड इज कॉल्ड काइल। काइम कहला रहा था स्टोमक के अंदर एसिडिक, और यहाँ पे बेटा एल्कलाइन जो कहला रहा है वो कहला रहा है काइल कहला रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये डिफरेंस हो चुका है कि कहाँ से डाइजेशन शुरू हुआ, स्टोमक बकल कैविटी से हो चुका था, फिर स्टोमक पे किसका हुआ, प्रोटीन्स का हुआ, फिर उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन का हुआ ड्यूडेनम के अंदर। मेजर क्वेश्चन एंजाइम्स के बनते हैं, याद रखेंगे किस जूस के अंदर कौन सी एंजाइम है। दूसरा मेजर क्वेश्चन बनता है कि किसका डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है और किसके कन्वर्जन से किस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, वो यहाँ पे मेजर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। अगर अपन न्यूरल रेगुलेशन देखते हैं या हार्मोन रेगुलेशन देखते हैं कि हार्मोन और न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू डाइजेशन हुआ है, नर्व्स वहां पे संदेश देती हैं कि इसका जूस ये वाला सीक्रेट किया जाए, तो वो कैसे होता है। डाइजेस्टिव एक्टिविटीज लाइक गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स। न्यूरल या हार्मोनल मैकेनिज्म से ही कंट्रोल किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन द बकल कैविटी स्टिमुलेट द सलाइवरी सीक्रेशंस। सलाइवा कैसे सीक्रेट होता है, जैसे अपन किसी अपना फेवरेट पाव भाजी खाते हैं यार, तो पाव भाजी के बारे में सोचा, सर मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा नाम मत लो। अरे यार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। तो जैसे पाव भाजी खाते हैं, पाव भाजी का नाम लिया तो सामने वाले के मुंह में पानी आ गया, वो इमेजिनेशन उसे याद आ गई, वो टेस्ट उसे याद आ गया, और जैसे वो टेस्ट याद आया भैया सलाइवरी एमाइलेज ने काम किया न्यूरल कंट्रोल से और सलाइवा वहां पे रिलीज हो चुका है। अब भाई साहब ऐसा हुआ कि उसी के साथ साथ गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ने भी डाइजेस्टिव हार्मोन्स जैसे कि गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और विलिगाइनिन जैसे जो जीआईटी हार्मोन्स है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, इनको रिलीज कर दिया डाइजेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बात करें तो न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेशन तो चलता ही है बेटा। कुछ क्वेश्चंस अपन इसके बेस पे डिस्कस करेंगे। द सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड प्रेजेंट इन स्टोमक। जो एसिडिक फूड स्टोमक में प्रेजेंट होता है उसका नाम दिया था बेटा अपन ने कर्ड, बाइल, काइम या काइल। कंफ्यूज नहीं होगा मेरा बेटा, काइम वहां पे नाम दिया था स्टोमक के अंदर बेटा। एम फॉर स्टोमक और एम फॉर काइम यहाँ पे है। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ स्टोमक। जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स देखने को मिलते हैं बेटा, पिछले एक लेक्चर में अपन ने डिस्कस भी किया था, उनको गैस्ट्रिक रगे कहते हैं। तो ऑप्शन चले जाएगा बेटा यहाँ पे डी। थीकोडोंटमेंट्स, ये अपन ने पहले भी बात की थी कि जॉ सॉकेट्स में जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा, थीकोडोंट कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसमें। विच इंडिकेट्स परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, अपन को याद है 2123 यहाँ पे था। द टिश्यू लेयर ऑफ ह्यूमन गट आउटर टू सब म्यूकोसा, ये तो हमें पता ही, सबसे बाहर की जो लेयर है बेटा, सॉरी सब म्यूकोसा की बाहर की लेयर मस्कुलस एक्सटर्ना। अब जो डाइजेशन हो चुका है उस फूड का एब्जॉर्प्शन भी करना है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। अभी तो सिर्फ डाइजेशन कंप्लीट हुआ है बेटा, और चैप्टर का नाम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है, तो डाइजेशन ही पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, एब्जॉर्प्शन भी देखना पड़ेगा लाला अपन को। चलिए आइए एब्जॉर्प्शन भी देखते हैं कि किस किस जगह का कहां पे किस किस पैसेज के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन जो है ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, क्योंकि ब्लड और लिम्फ ही एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हर एक सेल तक वो चीज पहुंचेगी, और सेल बेटा उसको रेस्पिरेशन में काम लेके एटीपी या एनर्जी अपन को प्रोवाइड करेगा। तो एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है बेटा, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में आते हैं बेटा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और एक्टिव में बेटा अपन बात करें तो वो तो एटीपी के थ्रू होता ही है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन की जो अपन बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर भी कि भैया ऑस्मोसिस और इनके थ्रू होता है। तो अगर अपन बात करते हैं कि इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाएगा वहां पे, अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो बेटा जैसे कि विटामिन, जैसे कि क्लोराइड आयंस, इनका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो बेटा फ्रक्टोज और मेनोज जो शुगर्स है, जो ग्लूकोज शुगर से, उनका बेटा किसके थ्रू होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू। तो याद रखेंगे यहाँ पे विटामिन और बात करें अपन क्लोराइड आयंस की या इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वो तो बेटा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज का वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इसी दौरान मैं बात करूं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बेटा, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन एटीपी को यूज करते हुए होता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि आप बात कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, Na+ का जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू होता है बेटा, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। मैं बात करूं मोनोसेकेराइड्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू होता है बेटा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। अमीनो एसिड्स का भी किसके थ्रू होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स की, वो कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, उनका एक स्पेशल मैकेनिज्म है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स जो हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते क्योंकि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। बेटा तेल पानी के ऊपर तैरता है तो एब्जॉर्ब भी कैसे किया जा सकता है,
तो फिर बात करें कि बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं इन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल, जो स्मॉल फैट सबसे सिंपल फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल उनको मिसेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड्स। फिर वो जो है उनको रिफॉर्म किया जाता है स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। फैट है उसके ऊपर प्रोटीन का एक कोट है जिसका नाम दिया बेटा काइलोमाइक्रोन। मोस्ट फेमस या पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में होता है। और काइलोमाइक्रोन क्या होता है, प्रोटीन एनवेलप्ड फैट ड्रॉपलेट को कहते हैं काइलोमाइक्रोन बेटा। दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लैक्टियल्स, फिर लैक्टियल वेसल्स के थ्रू, जो विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उनमें जो लैक्टियल वेसल होती है उनके थ्रू इनको एंटर किया जाता है बेटा लिम्फ के अंदर, और उसके बाद फिर वो जो है ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। हम देख सकते हैं फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड्स को बेटा मिसेल्स में बनाया गया, और मिसेल्स बनाने के बाद उनको बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे ईआर जो सॉरी गोल्गी अपैरेटस के अंदर, गोल्गी अपैरेटस बेटा फैक्ट्री माना जाता है, तो गोल्गी अपैरेटस में पैकेजिंग बनाई उनकी, वेसिकल्स बनाए उनके। और वेसिकल्स कैसे बनाए, अंदर दो जो है फैट के ड्रॉपलेट्स है और बाहर प्रोटीन का कोट है यहाँ पे। और गोल्गी अपैरेटस ने बेटा फिर उनको बाहर रिलीज कर दिया, किसके अंदर बेटा, लैक्टियल वेसल्स के अंदर उनको रिलीज कर दिया गया, और वो फिर बाद में बेटा कहाँ चले गए, ब्लड वेसल्स के अंदर चले गए। एब्जॉर्प्शन देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, किसके अंदर कहां कहां किस जगह का एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है चीफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको कहा भी था कि ड्यूडेनम में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो, और बाद में इलियम और जेजेनम के अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है बेटा। इलियम मेन एरिया है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है, उसकी नेचर कॉइल्ड है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है और विलाई बहुत ज्यादा वहां पे प्रेजेंट है। अगर अपन बात करें तो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो टिश्यूज के अंदर चला जाता है और वहां पे एसिमिलेशन करने लगता है। अब बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है सर उसका क्या होगा, देखते हैं बेटा उसका क्या होने वाला है। जैसे कि डेड बैक्टीरिया है वो सब फीसेस बना लेते हैं, फीकल मैटर बना लेते हैं, और फीकल मैटर बना के वो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सीकम उसके अंदर एंटर करते हैं। जो सीकम है वो इलियोसिकल वॉल से बेटा वहां पे कंट्रोल होता है कि कितना अमाउंट जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर धीरे धीरे पल्सेटाइल मूवमेंट के थ्रू जाना है, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीसेस, वापस उल्टा नहीं आ सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फीसेस टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर वो स्टोर किए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलियोसिकल वॉल में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जंक्शन और इस सीकम के अंदर फिर यहाँ से जा रहा है, तो इलियोसिकल वॉल वहां पे प्रेजेंट है। बात करें कि फीसेस जो है टेम्परली स्टोर किए जाते हैं रेक्टम के अंदर और एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है बेटा ईजेशन या डेफिकेशन, उसको अपन नाम देते हैं। अब कुछ डिसऑर्डर्स अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्कस करें तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर आता है वो आता है बेटा जॉन्डिस। जॉन्डिस की अपन बात करें बेटा लिवर का सबसे बड़ा डिस्फंक्शन है ये, इसके अंदर स्किन जो आई है वो येलो हो जाती है क्योंकि बाइल के पिगमेंट का जो डिपोजिशन होने लग जाता है बेटा, ठीक है, और इट इंडिकेट्स लिवर डैमेज, लिवर डैमेज हो चुका है वहां पे, इसी वजह से डाइजेशन पूरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा। अब लिवर डैमेज हो चुका है तो फैट का डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि बाइल जूस ही लाइपेज एंजाइम के थ्रू वहां काम करा रहा था। वॉमिटिंग जो है बेटा वो जितना भी अपन कंटेंट खाते हैं, अब शरीर को जरूरत है नहीं पर भर भर के ठूस ठूस के खा लिए बेटा अपन ने, तो शरीर तो बेटा ऐसा नहीं है, नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें जरूरत नहीं है तो तुम भूख तो हम बाहर निकाल के फेंक देंगे, ये शरीर से बाहर निकाल के फेंक दिया वॉमिटिंग करके, उल्टियां करते फिरते रात भर बेटा, वही क्या है इजेक्शन ऑफ। अब मैं यहाँ पे ध्यान रखना, इजेशन प्रोसेस होती है एनएस के थ्रू, इजेक्शन अलग प्रोसेस, इजेक्शन मतलब अपन तो फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं उसको स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला वोमिटिंग सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड है बेटा, जो अपन पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें बताया जाएगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक सेंटर मौजूद है जिसका नाम है वोमिटिंग सेंटर। तो याद रखेगा मेरा बेटा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोनों चैप्टर्स को कनेक्ट करता हुआ। थर्ड जो अपने सामने डिसऑर्डर आता है बेटा वो आता है डायरिया, पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं बेटा, फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फीसेस, मतलब वही दस्त लग चुके हैं, और इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड रिड्यूस करता है, यहाँ पे खाना खाया, यहाँ पे पानी पिया और निकल गया, तो बेटा ये एक मेन डिसऑर्डर है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको ह्यूमंस के अंदर कभी भी देखने को मिल सकता है।
अगर मैं इसी दौरान बात करूं कॉन्स्टिपेशन की, तो ये तो अब लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है और मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिसऑर्डर जो पाया जाता है वो कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि फास्ट फूड या जंक फूड आसानी से या तो डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब दोनों ही नहीं हो पाता, और इसी वजह से बेटा कॉन्स्टिपेशन की आपको जो है प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल, अपन फाइब्रस फूड अब नहीं खा रहे हैं। फाइब्रस फूड मतलब जिसमें फाइबर प्रेजेंट हो, रफेज प्रेजेंट हो, वो अपन नहीं खा रहे। अब नहीं खा रहे तो बेटा उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस हो जाता है कॉलन के अंदर, बेटा रुक रुक के आएगी, और जब रुक रुक के आएगी तो दर्द बहुत पहुंचाएगी। यही क्या है? कॉन्स्टिपेशन है लाला। अगर अपन बात करते हैं सेकंड जो है फिफ्थ डिसऑर्डर की, तो वो है बेटा इनडाइजेशन। मोस्ट कॉमन है भैया, इस वजह से होता है कि या तो आपके जो सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूसेस जो है, डाइजेस्टिव जूसेस जितने भी वो अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाए, तो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया तो इनडाइजेशन हो गया। दूसरा, आपने काफी तीखी मिर्ची वाला खाना या भाई सब चटपटा खाना खा लिया, अब खा तो लिया पर पच नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं नुकसान आपको कर रहा है, वही इनडाइजेशन है बेटा। कंडीशन लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा भरा है पर वो भरा भरा नहीं है, खाली है अंदर से, पर वो इनडाइजेशन की वजह। अब वो जो खाना पहले से भरा हुआ रात का वो तो डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा, तो फिर बाहर का आप खा नहीं सकते हो। बात करें, इट इज ड्यू टू एंजाइटी, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन एंड फूड पॉइजनिंग, स्पाइसी फूड, सारे इसके रीजन है। या तो आपको बेचैनी हो रखी है, आपको टेंशन हो रखी है, दूसरा आपने इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन, वो मैं कह ही चुका हूं आपसे, और फूड पॉइजनिंग या स्पाइसी फूड, आपने ज्यादा तीखी मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया है, इस वजह से आपको डिसऑर्डर वहां पे इंडाइजेशन का हो गया है। तो ये चैप्टर जो था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और मेजर जो इसमें सेक्टर्स है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आता है, वो आता है डाइजेशन ऑफ फूड, और बेसिकली कौन से एंजाइम कहां पे किस तरह से एक्ट कर रही है और किसमें सिंपलर सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर रही है, ये सब चीजें अपन ने देखी है। तो मेजर क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं, और वो सारे क्वेश्चंस बेसिकली जो मैंने बताया आपको, वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस याद रखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे सारी चीजों को, बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।